मेरा ऐसा अपना मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है। और मैं निश्चित रूप से ये भी मानता हूँ कि गुरुवर की रूह हमारे साथ नहीं है, बाकी गुरुवर का सब कुछ हमारे साथ है। और इन्हीं अपनी भावनाओं के साथ मैं गुरुवर के उस आत्मा के लिए प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इससे आगे अपने बहुत ही प्रिय, मेरे उम्र में तो मुझसे छोटे हैं लेकिन साहित्य में मुझसे बहुत आगे हैं, बहुत बड़ी साधना उन्होंने करी है, डॉक्टर चेतन आनंद जी, जिन्हें गुरुदेव का बहुत ही स्नेह प्राप्त हुआ। और निश्चित रूप से आपने, अब आप अपने ही विचारों में अपनी बात कहें सर, मैं आपके लिए क्या बोलूं। मैं इसके साथ मैं अपनी वाणी के लिए विराम देता हूं, आदरणीय डॉक्टर चेतन आनंद साहब। और मैं आपसे सर एक निवेदन और करूंगा कि जो गुरुदेव की अंतिम इच्छा वाली कविता थी उसे आप जरूर पढ़ दें, और फिर इसके बाद हम गायत्री मंत्र के बाद इस पूर्णाहुति की तरफ चलेंगे। आदरणीय डॉक्टर चेतन आनंद साहब जी। बहुत बहुत आभार प्रेम जी। और भारत जी वंदन न्यूज की संचालिका संस्थापिका डॉक्टर अंजलि सिसोदिया, मेरे अनुज, परम प्रिय मित्र भाई पीयूष कांति, मेरे आदरणीय और मित्रवत भी हैं, मेरा पिता तुल्य भी हैं मेरे। और हमेशा कई यात्राओं में हम साथ रहे हमारे आर्य जी बहुत बड़े गीतकार हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और मिसिज मिश्रा बीच में बैठी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। आप सबके उद्गार सुनने के बाद गुरु जी के प्रति इतना सम्मान लगातार बना हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु जी के बारे में क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आता, और कहां से कहूं ये भी समझ नहीं आता। गुरु जी ने अपना एक शेर बहुत पहले कहा था कि कहां से बात शुरू हो सवाल उठे तो, कहां से बात शुरू हो सवाल उठे तो, कहां को छोड़ कहीं से भी तू शुरू कर दे। तो उनकी इस शेर से मैं प्रेरणा लेते हुए बात शुरू करता हूं। मुझे याद आता है वो अपना बचपन का एक बालक, जो चेतन आनंद छोटा सा बालक होता था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था, मुरादनगर एक कवि गोष्ठी में गया था। वहां के रचनाकार वैदेही खंड काव्य के रचयिता श्री दयाशंकर अश्क जी, जो हिसाली गांव के रहने वाले, उन्होंने बताया था गोष्ठी के दौरान कि गाजियाबाद में एक डॉक्टर कुंवर बेचैन रहते हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े कवि हैं देश के। तो मैं उनसे पता लेकर वापस गाजियाबाद आया। मैं तब लाल क्वार्टर गाजियाबाद में रहा करता था। मैं फिर वहां से उनका पता तलाशता हुआ साइकिल से उनके घर पहुंचा था जब मैं 8वीं कक्षा में था। तो साइकिल बाहर रखी और दो दरवाजे लोहे के होते थे, पहले गेट और उस पर एक हैंडल लगा होता था उन दोनों दरवाजों को बंद करने वाला। मैंने घंटी बजाई थी, घंटी बजाई तो गुरुजी खुद ही बाहर आए। जब गुरुजी खुद ही बाहर आए तो उन्होंने देखा, तो मैंने अपना परिचय दिया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, छोटा सा कुछ लिख लेता हूँ, और मुझे बताया था मुरादनगर में किसी ने, तो आपसे मिलने का मन हुआ। यकीन मानना, गेट खोलते ही वो मेरी कलाई को पकड़ के अपने कमरे में ले गए, और जहां आज वो बेडरूम है वो ड्राइंग रूम होता था, वहां पर मुझे बैठाया। बड़ी देर तक बात हुई, इतनी तरीके से, इतने आत्मीय रूप से मुझे मिले। मुझे लगा ही नहीं कि मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी से मिल रहा हूं या इनसे पहली बार मिल रहा हूं। उनसे ये लगा कि पता नहीं कितने वर्षों का नाता है और मैं इनके परिवार का कोई सदस्य हूं। मुझे इस तरह से उन्होंने ट्रीट किया, और बड़ी देर तक पानी वानी पिलाया। अंदर हमारी गुरुमा संतोष कुंवर जी थी, उन्होंने मेरे लिए चाय भी बनाई, गुरु जी ने मुझे चाय पिलाई। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा क्या लिखते हो? मैं टूटा फूटा, मुझे पता ही नहीं था मैं क्या लिखता हूँ, वो सुना दिया। अच्छा, उन्होंने बड़े उससे तटस्थ भाव से उसको सुना, और सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं कुछ खास नहीं थी कि अच्छा है, बस ये बोले। तो मैंने कहा गुरु जी कोई कैसे और लिखा जाए, कुछ ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा था कोई ज्ञान नहीं, सब ठीक है, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, और केवल यही करो कि जितनी भी चीजें जैसे ये आसपास हैं, जैसे कुर्सियां हैं, मेज हैं, और ये तस्वीरें हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजा है, ये टेबल है, तो इनको जिंदगी के साथ जोड़ो। ऐसी चीजों को जिंदगी के साथ जोड़ा करो, उस पर कविता लिखा करो। ये पहला मूल मंत्र मुझे उन्होंने दिया। अच्छा, उनसे पहली बार मिलने में पता नहीं क्या चुंबकीय आकर्षण था उनके व्यक्तित्व में, ऐसा चुंबकीय सम्मोहन था कि मैं 2 दिन बाद दोबारा उनके पास आ गया एक कविता लिखते। ये सिलसिला अब ऐसे होने लगा कि हर 2 दिन बाद मैं उनके पास साइकिल लेके पहुंच जाता था। अच्छा, मुझे पता चला कि मेरी तरह और अन्य दिनों में भी
नए लिखने वाले भी आते थे। तो एक दिन इत्तेफाक से गुरुजी बैठे थे, हम 3-4 लोग एक साथ पहुंच गए उनके पास। जब एक साथ पहुंच गए तो उन्होंने मुझे कहा, हम सबको, कहते देखो ऐसा है, तुम मेरी वजह से बड़े कष्ट में रहते हो और बड़ी अलग अलग दिनों में आते हो, मैं मिल नहीं पाता। उनकी महानता देखिए, कवि सम्मेलनों में व्यस्तता की वजह से वो मिल नहीं पाते। तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं आपको मिल नहीं पाता, कोई एक दिन ऐसा रख लो जिस पर जो है बैठ के कविताओं पे चर्चा हम सब कर सके, आपको भी सहूलियत और मुझे भी आसानी रहे आप लोगों से मिलने में। इत्तेफाक की बात है, आम सहमति से हमारा दिन निश्चित हुआ गुरुवार। देखिए, गुरु का दिन और गुरुवार वो निश्चित हुआ। हम शाम को वहां 5 बजे जाया करते थे और जाके उनका जो ड्राइंग रूम था, उस समय आज बेडरूम है, उसके दरवाजे पर वो अपनी कुर्सी लगा के बैठते थे और इधर हमारी कुर्सी लगती थी। कुर्सियां 1 2 3 4, 4 से 6, 6 से 7, 10, 15, 20, 25, 30 करते करते 36 कुर्सियां तो मैंने अपनी तरफ से गिनी कि पूरे ड्राइंग रूम में वो दीवार के किनारे किनारे कुर्सियां लगती थी और गुरुजी दरवाजे के पास बैठते थे। गुरुजी दरवाजे के पास बैठते थे और कहते थे सुनाओ क्या लिखा है। तो जो लेके आता था अपनी कविता सुनाता था, चाहे वो गीत है चाहे कुछ भी है, जो भी है सब सुनाते थे। और गुरुजी कहते थे हम सबको कि चलो अब देखो कि इसमें जो है क्या कमियां हैं बताओ। तो हम सभी लोग अपने अपने हिसाब से कमियां बताते थे। कमियां बताने के बाद में गुरुदेव हमें बताया करते थे कि कौन किसने सही बताया है या किसने गलत बताया है। और उसके बाद जैसे बुत तराश होता है ना, तो बुत बनाने के बाद वो जो कविता की बुत तराशी होती है एक प्रकार से, तो बुत बन जाता है तो उसमें देखता है किसी की नाक टेढ़ी रह गई, किसी की आंख सही नहीं बनी, किसी की भौहें गायब है, किसी की उंगली है तो उन उंगली में से नाखून नहीं बनाए। तो गुरुजी केवल इतना ही क्या करते थे, नाक टेढ़ी है तो उसे सीधा कर देते थे, नाखून नहीं लगा तो नाखून लगा देते थे। गुरुदेव ने कभी भी अपनी भावधारा में अपने तरीके से किसी को भी ढालने का प्रयास किसी को नहीं किया। उसका जो मूल तत्व था उसको जीवित रखा, उसकी कविता के मूल तत्व को जीवित रखा। ये अनवरत सिलसिला होता था। काव्य कक्षाओं में मजे की बात तो ये जब आई जब गजलों पे बात शुरू हुई। जब हम गजलें कहने लगे, गुरुजी थोड़ा बताते थे हमें, हम गजलें कहने लगे तो उसमें जो भी एक शेर अच्छा होता था, तो एक शेर पे गुरुजी जिसका अच्छा होता था 5 रुपए का करारा नोट पुरस्कार स्वरूप दिया करते थे उस रचनाकार। ये सिलसिला चला कम से कम 3 साल। 3 साल में हमें यह हुआ कि यार नई रचना लेके जानी है बृहस्पतिवार को, क्योंकि शर्त भी यही होती थी कि बृहस्पतिवार को जो भी आएगा नई रचना लेकर आएगा, पुरानी कोई नहीं सुनाएगा। तो नई रचना लेके आते थे, गजलें कहने शुरू हो गए और जो अच्छी गजलें कहता था उसके शेर पर 5 रुपए मिल जाते थे, जिसका शेर अच्छा। अब ऐसे हमने बहुत सारे 5-5 रुपए गुरुजी से हासिल किए। मैंने तो बहुत किए। ऐसे अनिल असीम थे मेरे साथ, अनिमेश शर्मा भी मेरे साथ आते थे, गोविंद गुलशन वहां पर आया करते थे, नित्यानंद तुषार आया करते थे। ऐसे बहुत सारे थे रचनाकार जो वहां पर आते थे। कुमार विश्वास भी बाद में आने शुरू हुए थे, प्रवीण शुक्ल भी आते थे। हम साथ में लोग बैठते थे सारे और बड़ी तैयारियों के साथ बड़े 5-5, 6-6 घंटे कविताओं पर ही चर्चा होती थी पूरी काव्य कक्षा। और हमारी गुरु माँ चाय बनाया करती थी, हमारी गुरु बहन वंदना कुंवर वो, और हमारा अनुज, प्रिय अनुज प्रगीत कुंवर, उनका सुपुत्र जो है, वो चाय हमें दिया करते थे। हम भी हाथ बटाते थे, हम चाय वाय पीते थे। 3 साल बाद ये हुआ, गुरुजी ने हाथ खड़े कर दिए, कहते अब बस 5-5 रुपए अब नहीं दूंगा। तो क्यों नहीं दोगे? यार तुम तो अब सारे के सारे जो है अपनी गजलें पूरी पूरी अच्छी करने लगे, अब एक गजल में 5 शेर भी है तो 25 रुपए तो एक को ही चले गए, अब इतने 5-5 रुपए कहां से दूंगा? तो अब देखिए, ये उस समय हमें लगता था ये लालच है, हम लालचवश जो है हर हफ्ते नई रचना लिख के ले जाते थे और 5 रुपए चक्कर में लगे रहते थे। लेकिन इस उम्र में आकर अब ये मैं महसूस करता हूं कि वो लालच नहीं था, वो एक पुरस्कार प्रोत्साहन के लिए था हमारे, कि हमारे भीतर जो प्रतिभा छिपी हुई है उसको पॉलिश करके उसको निखार के कैसे सामने लाया जाए। वो एक तरीका था हमारे गुरुदेव का हर व्यक्ति को लाने का। और आज देखिए कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पटल पर कई ऐसे उनके शिष्यों के नाम हैं, परचम लहरा रहा है, चाहे उसमें कुमार विश्वास हो, उसमें प्रवीण शुक्ल हो, अनिल असीम चले गए, हास्य के बहुत बड़े कवि हुए हैं, टीवी पे बड़े छाए। तो वो देखिए, नित्यानंद तुषार गजलों में बहुत माहिर, ऐसे रचनाकार, अनिमेश शर्मा गजलों में देखिए कितना अच्छा, गीत बहुत अच्छे। तो ऐसे बहुत सारे नाम निकल के आए जो गुरुजी से होकर निकले, गुरुजी से सीखा। तो 8th क्लास का संरक्षण था, ये काव्य कक्षाएं बड़ी अद्भुत थी, हमारे लिए स्वर्णिम काल था। ऐसा एक हमें ट्रैक मिल गया था कि अगर वो ट्रैक नहीं मिलता तो आज शायद हम कहां से कहां भटके हुए होते, हमें कविता का का भी नहीं पता होता। कविता का का क्या होता है और जीवन का जा क्या होता है, ये मैंने अपने गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बचेल से ही सीखा।
और मुझे सौभाग्य यह भी मिला कि बीकॉम का स्टूडेंट होने के बाद मैंने एमए हिंदी किया। गुरुदेव ने एमकॉम के बाद एमए हिंदी किया था, लेकिन मैं बीकॉम का स्टूडेंट होने के बाद, बीकॉम पास आउट होने के बाद एमए हिंदी किया एमएमएस डिग्री कॉलेज से। तब वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे एमएच कॉलेज के, तो मैं पढ़ता था उनसे। तो वो हमें लोक साहित्य पढ़ाते थे, हमें आधुनिक साहित्य पढ़ाया करते थे। तो इतने व्यस्ततम कवि होने के बाद, कवि सम्मेलनों के, उन्होंने किसी बच्चे के भविष्य को खराब नहीं होने दिया। सभी की नियमित कक्षाएं ली, पाठ्यक्रम समय से सबका पूरा करते थे। पाठ्यक्रम अगर पिछड़ता तो वो एक्स्ट्रा क्लास भी लेते थे, हमें बुलाया करते थे। मुझे मालूम है कि कॉलेज के प्रांगण में प्रिंसिपल रूम के सामने एक लॉन होता था, उस लॉन में हम जमीन पे बैठे थे घास पे, और कुर्सी पे गुरुजी बैठे थे। हमें मैथिली क्षण गुप्त पढ़ाया जा रहा था उस दिन, वो पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते मैंने वैसे ही जिज्ञासावश उनसे पूछ लिया, गुरुजी आप इतने बड़े कवि हो, कवि सम्मेलनों में बहुत व्यस्त रहते हो, इतना बड़ा आपका नाम है, आपको घमंड तो जरा सा भी नहीं है? आपको लगता ही नहीं कि आप इतने बड़े हो? तो गुरुजी ने कहा कि मैं देखो आज तुम्हें मैथिली क्षण गुप्त पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको निराला पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको जो है जयशंकर प्रसाद भी पढ़ाता हूँ, महादेवी वर्मा पढ़ाता हूँ, लोक साहित्य भी पढ़ाता हूँ। ये इतने बड़े जो कवियों को मैं पढ़ाता हूँ ना, तो ये मेरे सामने है पहाड़ जैसे, और मैं इनके सामने हूँ मात्र ऊंट जैसा। तो ये ऊंट जो है रोज पहाड़ के नीचे से गुजरता है, इन पहाड़ों के नीचे से। तो इसलिए मुझे घमंडी नहीं होता, क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा कुछ कुछ लिख गए, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं। तो कितनी बड़ी महानता, बड़ा बड़प्पन था गुरुजी में, कि उन्होंने किस तरह से हमें समझा दिया कि वो जो है इतने विनम्र हैं, बहुत विनम्र। मेरे गुरु तो केवल डॉक्टर कुंवर बेचैन रहे, लेकिन गुरुजी कहते थे मेरे दो गुरु हैं। एक वो गुरु जिनसे मैंने कविता सीखी, जिनसे मैं पढ़ा, और दूसरा गुरु है मेरा दुख, जो मुझे रोज सिखाता है कि कैसे क्या लिखना है। तो दुख को उन्होंने अपना मूल मंत्र माना, आंसुओं को उन्होंने मूल मंत्र माना, और उसी में से उन्होंने लोगों के लिए खुशियां बांटी। उन्होंने बाद में गीत में भी लिखा अपने कि सबकी बात ना माना कर, खुद को भी पहचाना कर, दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है तो अपनी ओर निशाना कर, सबकी बात ना माना कर। तो निशाने जितने भी थे, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, ए नींद तेरे आज ना आने का शुक्रिया। तो देखिए सही कहा था आर्य जी ने और रामचरण साथी जी ने कि नेगेटिव में से पॉजिटिविटी कैसे निकालनी है, नेगेटिविटी में से, ये उनका कमाल था। आंसुओं में से खुशी कैसे निकालनी है, दुख में से उत्साह कैसे पैदा करना है, वो इस कौशल को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मैंने भी एक गजल जब कही तो मुझे भी वो गुरुजी की ही प्रेरणा से निकल के आई, समझ लो, कि अपने आंसू अपने होठों की हंसी तक ले चलो, कि अपने आंसू अपने होठों की हंसी तक ले चलो, और फिर हंसी को दूसरों की जिंदगी तक ले चलो। तो गुरुजी ने यही काम अनवरत किया, जिंदगी भर यही करते रहे। उन्होंने हमेशा ये कहा, क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में, शाख से तोड़े गए फूल ने हंसकर ये कहा, अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में। कितनी बड़ी बात, हौसला बढ़ाया। क्या कहा, होके मायूस नायू शाम से ढलते रहिए, होके मायूस नायू शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। ये गुरुजी ने कहा। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना है। कितनी कितनी बढ़िया बात लिखी है, कितनी ऐसी ऐसी चीजें दी उन्होंने, है ना। कई बातें निकाल, गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग कई किसी पर भी डाल कर देखो, है ना। और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। गुरुदेव ने कितनी पॉजिटिविटी देखी है, कितनी सकारात्मकता है। गुरुजी मेरे पिता, गुरुजी मेरे मार्गदर्शक, गुरुजी मेरे गुरु। गुरुजी ने जीवन का जा सिखाया, जीवन के महत्व के बारे में जानकारियां थी। उन्होंने बताया कि चेतन, बड़े काम करने के लिए, बड़ा बनने के लिए कोई बड़े काम करने की आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे अच्छे कामों से भी व्यक्ति बड़ा बन जाता है। जैसे तुम मेरे साथ चलते हो, मेरे कंधे पे बैग लटका होता है, तुम मुझसे छीन लेते हो, मेरे हाथ में हैंडबैग होता है वो तुम ले लेते हो, मेरी अटैची होती है वो तुम अपने हाथ में ले लेते हो चलते हुए, ताकि मुझे कोई कष्ट ना हो। ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने उदाहरण देकर मुझे समझाया कि छोटे छोटे कामों से भी व्यक्ति बड़ा बनता है, बड़ा बनने के लिए बहुत बड़े काम करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।
हमेशा कहते थे कि कोई आलोचना करे, ध्यान मत देना, बिल्कुल ध्यान मत देना। आलोचना वही करता है जो बिल्कुल खाली बैठा होता है। सृजनशील व्यक्ति आलोचना की तरफ तो समय नहीं है कुछ करने का। तो अपने काम को हमेशा करते रहो। किसकी लकीर छोटी हो रही है, किसकी लकीर बड़ी हो रही है, इस पे ध्यान ही नहीं देना। बस अपनी लकीर खींचते जाओ, देखना एक दिन तुम्हारी लकीर बड़ी हो जाएगी। ये उनका बताया हुआ ज्ञान था। ऐसी ऐसी बातें बताते थे। मुरादाबाद में डॉक्टर कुंवर बेचैन हमारे गुरुदेव का अभिनंदन समारोह था। मैं साथ में गया, अल्पना सुहासिनी जी भी साथ में थी, तुलिका सेठ भी साथ में थी, हमारी गुरु माँ भी साथ में थी। एक होटल में 2 कमरे मिले थे। एक कमरे में गुरु माँ, और रात को कवि सम्मेलन जब खत्म हुआ, उनका अभिनंदन समारोह, कवि सम्मेलन भी था, जब कविताएं पढ़ ली हम लोगों ने, समापन खाना खाने के बाद जब होटल के कमरों में आया तो गुरु माँ तो अपने कमरे में चली गई। मैं गुरुदेव के साथ रुका हुआ था। तो यह था कि महिलाएं एक कमरे में और पुरुष एक कमरे में, तो ऐसा हमने सिस्टम बना लिया था। तो मैं और गुरुदेव कमरे में, वहीं अल्पना सुहासिनी और तुलिका सेठ आ गए। रात को 12 बजे से लेकर हम 3 बजे तक गुरुजी से गुफ्तगू ही करते रहे, बातचीत करते रहे। अच्छा, गाड़ी में अपनी लेकर था, मेरी गाड़ी में सभी सवार थे। तो रात को उन्होंने एक नसीहत दी। उन्होंने कहा, चेतन, जिंदगी में अहम तो होना चाहिए, अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अहम क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, जो ब्रह्म का ज्ञान कराए, वो अहम वो होता है। लेकिन अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। ये मुझे ही नहीं, जितने लोग बैठे उन सभी को हमें उन्होंने शिक्षा दी। और रात को सोते हुए जब सब तुलिका सेठ अल्पना अपने कमरे में चलेगी गुरु माँ के पास, तो मैं उनके साथ सो रहा था। सोते हुए मेरी आदत थी, मैं गुरु जी के पाँव दबाता था। मैं अब भी जब भी घर जाता था, उनके जमीन पे बैठ के उनके पाँव ही दबाता था, घुटनों के नीचे पिंटलियां विंटलियां सारी दबाता था। और वो बहुत देर तक जब दबाता था, कह रहे बस बस बहुत है, रहने दे रहने दे। तो क्यों रहने? नहीं नहीं, तू अच्छा तो लग रहा है जब तू ऐसा कर रहा है, लेकिन मेरी आदत खराब हो जाएगी। वो ऐसे कहते थे, लेकिन मैं मानता नहीं था। तो कमरे में मुरादाबाद भी यही काम कर रहा था, सोए हुए थे, लेटे हुए थे जब, तो उनके दबाते हुए जब सिर पर आया, तो सिर पर बाल नहीं उनके, तो मैं हाथ ऐसे कर रहा था, बचपन से आदत थी। तो कह रहे नहीं नहीं ऐसे मत कर, ऐसे नींद नहीं आएगी ऐसे करने से, हाथ फेर मेरे उस पे। तो माथे को दबाते हुए मैं हाथ जब चलाता था तो उन्हें नींद आ जाती थी। ये मैं बचपन से उनको देखा। शिष्य मंडली में सुन लो, जब उनका गजल का व्याकरण का छपना था, तो उन्होंने हमें बुलाया। गुरुजी को बहुत तेज बुखार था, ड्राइंग रूम में दीवान पे लेटे हुए थे। तो उन्होंने कहा, चेतन, ये पांडुलिपि को फाइनल करके, यानी मूल जो लिखा है मैंने रफ, इसको फेयर करना है, और फेयर करके ये प्रकाशक को देनी है, और 2 दिन का मेरे पास समय है, और मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि मुझे बुखार है। तो एक मैं और एक पवन खत्री लड़का था, बहुत अच्छी शायरी करता था, बहुत अच्छा लिखता था, बहुत अच्छा लिखता था। वो 27 साल की उम्र में लखनऊ में उसकी मृत्यु हो गई, पेट में इन्फेक्शन हो गया उसको। लेकिन हम 2 शिष्य उनके परम प्रिय थे। पवन खत्री भी आता था, है ना। तो उसकी एक नज्म बड़ी प्रसिद्ध थी। हम दोनों ही कवि गोष्ठी कविता प्रतियोगिताओं में जाते थे, कॉलेज की ओर से शील्ड भी लेकर आते थे। तो पवन खत्री की नज्म की 4 पंक्तियां मुझे याद हैं, आपको केवल बानगी के तौर पे बताता हूँ, फिर आगे की कहानी बताऊंगा। तो उन्होंने कहा था कि लजाती ठिठकती लजाती ठिठकती, समेटे हुए चीथड़ों में दुबकती, ठिठकती लजाती दुबकती, कुछ इस प्रकार था। समेटे हुए चीथड़ों में जवानी, और कई अटकलें लग रही हैं यहाँ पर, गरीबों की बेटी हुई है सयानी। ये पवन खत्री ने लिखा। तो ऐसा वो शायर, तो उस हम दोनों को जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि हमारी राइटिंग अच्छी थी उस समय, हम लिख लेते थे। तो गुरु जी के गजल के व्याकरण को हमने जो है फेयर करना शुरू किया। तो उर्दू की गजलों के नाम, बहरों के नाम हिंदी में कैसे उन्होंने किए थे, ये हमने वो पांडुलिपि को फेयर करते करते ही हमारे दिमाग में सारी और भी उतर गई, दिमाग से यहाँ तक उतर गई, वो फ्रेम्स यहाँ फिट हो गए आकर। उसका कारण ये बड़ा फायदा हुआ कि हमें बहुत आसानी से वो सब चीजें मिली। तो गुरु जी ने ये अवसर दिया हमें, ये सब चीजें हमें मिली। गुरुजी के साथ कई बार यात्राएं करने का मौका मिलता था, कई कवि सम्मेलनों में, टीवी चैनलों पे, जहां भी जाते थे। तो गुरुजी की वजह से हमें इतना सम्मान मिलता था, बहुत ज्यादा सम्मान मिला। गुरुजी ने हर दौर की कविताएं लिखी। गुरुजी बहुत अच्छे गजलकार, गुरुजी बहुत अच्छे गीतकार, गुरुजी बहुत अच्छे प्रगतिवादी कवि, गुरुजी बहुत अच्छे जनवादी कवि, गुरुजी बहुत अच्छे चित्रकार। किसी को भी अपनी पुस्तक देते थे, उस पर रेखा चित्र बनाते थे और फिर अपने हस्ताक्षर किया करते थे। अगर किसी के पास उनकी प्रति हो, कोई ऐसी भेंट में मिली, तो वो उस पर चित्र बनाते थे। गुरुजी बहुत अच्छे बांसुरी वादक थे, बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे, हमने उनसे बांसुरी भी सुनी कई बार, बहुत अच्छे बांसुरी बजाते थे। गुरुजी ने गद्य में 2 उपन्यास लिखे। जी हाँ, मैं गजल हूं। उन्होंने
गालिब पर गजल बात कर रही है, तो कितना अच्छा उसका रूप है, वो कभी पढ़िएगा उपन्यास। और मरकत द्वीप की नीलमणि, ये गुरुजी का दूसरा उपन्यास। 35 पुस्तकें गुरुजी ने लिखी, एक महाकाव्य 40 साल की साधना के बाद सामने लेकर आए, प्रतीक पांचाली। प्रतीक पांचाली में मनोविज्ञान है उनके किरदारों पर, क्या क्या है उनकी भूमिका पढ़ लीजिए डॉक्टर कुंवर बेचन के इस महाकाव्य की। अद्भुत रचना है वो उनकी। तो कभी कृति मिले प्रतीक पांचाली तो पढ़िएगा। मेरा एक सुझाव है कि उन्होंने किस तरह से अपने काव्य कौशल को भी प्रदर्शित किया है और भावों को किस तरह से उन्होंने जो है कई दृष्टिकोण से उसका खुलासा किया। जी यही प्रतीक पांचाली जो और प्रेम साहब दिखा रहे हैं, तो ये अद्भुत है उन्होंने जो बाद में लिखी है प्रतीक पांचाली है। 22 शोधार्थियों ने गुरु जी पर शोध किए उनकी कविताओं पर, ये एक उपलब्धि है। और 25 शोधार्थियों को उन्होंने पीएचडी कराई, जिसमें डॉक्टर तारा गुप्ता पहली उनकी शोधार्थी रही। उसमें डॉक्टर अल्पना सुहासिनी, प्रवीण शुक्ल और डॉक्टर कुमार विश्वास, इन सब ने पीएचडी की डॉक्टर कुंवर बेचन जी के अंडर में। ये बड़ी बात है और सबको डिग्री अवार्ड हुई 25 लोगों है। और कितने ही देशों की गुरुजी ने यात्राएं की। विदेशों में गुरुजी की किताबों में पाठ्यक्रम में गुरुजी पढ़ाए जाते हैं, इतना सम्मान है। उनकी मृत्यु के बाद मेरे पास श्रद्धांजलि सभा के लिए लंदन से और मेरे पास बेल्जियम से, ये कहां से मेरे पास फोन नहीं आए, तमाम जगह उनकी श्रद्धांजलि सभा है। सभी पूरा जगत शोकाकुल है, पूरी दुनिया शोकाकुल है। मुझे 10-12 दिन जब वो बीमार रहे, मुझे उसमें महसूस हुआ कि गुरुजी को चाहने वाले कितने हैं। एक जरा सी छोटी सी सूचना में उनके स्वास्थ्य की डालता था फोटो के साथ सोशल मीडिया पर, तो मुझे पता है कि भर भर के लोगों के जो है कैसे कैसे कमेंट्स आते थे। इतना लोग चाहते थे, इतना लोग जानना चाहते थे उनके बारे में। तो गुरुजी बहुत बातें की। व्यवस्था के खिलाफ भी गुरुजी ने लिखा तो बड़े सलीके से लिखा कि काट दे तुझको कोई या फिर चिने दीवार में, री कलम मत टेक ना घुटने किसी दरबार में, डॉक्टर कुंवर बेचन जी ने लिखा। फिर क्या लिखा, नवगीत, उनके एक से एक नवगीत बहुत बढ़िया, कि जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने, दादी की हंसुली ने माँ की पायल ने, उस घर के उस सच्चे घर की कच्ची दीवारों पर मेरी टाई टंगने से कतराती। और मीठापन जो लाया था मैं गांव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। तो बताइए, गुरु जी का एक अद्भुत प्रयोग, एक नए बिंब विधान के पीछे जो प्रतीक को जो प्रदर्शित करने का तरीका होता था, वो लोगों के दिलों में सीधा घुसता था। और उसके अभिव्यक्ति के लिए जो भाषा शैली, उसमें इतनी जबरदस्त संप्रेषणीयता होती थी कि आप ये कविताएं जो मेरे मुख से सुन रहे हैं, ये हर एक के मुख से सुन सकते हो। बहुत लिखा गुरु जी ने, बहुत लिखा। नदी बोली समुंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। क्या मनोविज्ञान है, क्या नदी का मानवीकरण किया है, क्या नदी को उन्होंने सजाया है। और समंदर से जो वार्ता हुई है नदी की, क्या अद्भुत गीत है उनका, है क्या अद्भुत गीत है उनका। और सबसे हस्ताक्षर गीत जो उन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में लिखा बीकॉम में, कौन सा गीत था वो लिखा था, जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पांव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से। क्या बहुत अच्छा। पूछ रही सूखी अंतड़ियां होठों की चिकनाई से, कब निकलेगा देश हमारा निर्धनता की खाई से। डॉक्टर कुंवर बेचन ने लिखा, एक तरफ प्रेम की बात कही, ये जितनी दूर नयन से सपना है, और दूसरी तरफ देखिए देश की चर्चा, मेरा गंगा का देश, मेरा यमुना का देश, मेरी धरती का आंचल हरा है, तन में महके सुमन, मन में चंदन के वन, जहां रूप का झरना झरा है। ये भी देशभक्ति का प्रमाण देखिए, डॉक्टर कुंवर बेचन ने लिखा है। भले ही तुम में हम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब तुम गुलाब हम। ये भी उन्होंने लिखा। उन्हें अपनी मृत्यु का भी भान था। मैं उनकी मृत्यु से 10-15 दिन पहले मेरे साथ रहे, कृष्ण मित्र जी का हालचाल पूछने गए, मेरी गाड़ी में बैठकर गए, रास्ते में बहुत सारी बातें की। मृत्यु से 10 दिन पहले, जब वो बीमारी से 10 तारीख को शिकार हुए, उससे 10 दिन पहले भी एक कवि सम्मेलन में फरीदाबाद हम भी साथ साथ रहे, बहुत सारी बातें मेरी गाड़ी में की उन्होंने। उसके बाद मेरे अपने घर पे बैठ के मुझसे पता नहीं कितनी 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 बातें की होंगी। और उन्होंने जो गजल लिखी, जो मैंने अभी 2 दिन पहले कल ही फेसबुक पे डाली थी, उनकी नई गजल सुनाई थी कृष्ण मित्र जी के यहाँ। उनके गजल का एक एक शेर, एक एक शब्द पढ़ लेना, सुन लेना, उसमें देखिएगा उन्होंने पहले ही अपनी मृत्यु के संकेत दे दिए थे कि शायद समय आ रहा है। उस पर लिखा था उन्होंने, बहुत पहले भी एक गीत ऐसा लिखा था जो उस मंचों में बहुत सुनाते थे कि हम भी एक धूप के फूल हैं, दिन ढलेगा बिखर जाएंगे, सेज पर सजते सजते हुए अर्थियों से उतर जाएंगे। ये भी डॉक्टर कुंवर बेचन का लिखा। इतना लिखा, इतना लिखा, कौन मंच का कवि इतना लिखता है। 10 कविताएं लिखने के बाद पूरे जगत दुनिया में। जी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं?
हाँ जी, जब हम एक छोटी सी काव्य गोष्ठी थी, दादा थे वहाँ, उन्होंने नदी जी बोली समुंदर से। हम 8-10 कवियों ने जी इतने अच्छे से, और उन्होंने कहा कि आप सब मेरे साथ ये मिलके गाओ। तो मैं जी जी चाहूंगी कि जी जी। प्लीज आपको गीत गुनगुनाए कि नदी बोली समुंदर से मैं तेरी ही वो रुबाई। उसका मुझे मुखड़ा ही याद है, पूरा मुझे पढ़ना पड़ेगा, बीच बीच में पंक्तियां भूल जाता हूँ, कि ये दिक्कत होती है। मैं सूखी मिट्टी वाला आपको सुनाऊंगा, जो उनकी हार्दिक इच्छा जी थी। जी वो तो जी 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 जन जन तक जानी ही चाहिए, क्योंकि वो उनकी अंतिम हाँ, वो इच्छा थी। बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी उनकी। हमने अंतिम संस्कार के दौरान भी वो गीत गुनगुनाया था, और तभी उनको जो हमने अंतिम विदाई रोक भी भी दी थी किया। हम लोगों ने। हाँ, तो उसमें प्रतीक सक्सेना जो गुरुजी के भतीजे थे, उन्होंने वो मुखाग्नि भी दी, उनके साथ मैं भी सहायता की थी मैंने। तो ये बड़ा काम हुआ था उस दौरान। तो लेकिन गुरुजी ने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ लिखा। मैं ये कहना चाह रहा था कि 8-10 कविताएं लिखने के बाद अपने आप को लोग बड़ा कवि मान लेते हैं। दुनिया भर में घूमने के बाद लोगों ने कोठी बंगले पता नहीं क्या क्या 10 कविताओं के माध्यम से एक बना लिए। लेकिन डॉक्टर कुंवर बेचैन ने तो इतना लिखा कि नीरज जी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन हैं। और विनम्रता जो उनमें थी, वैसी ही विनम्रता मैत्रीषण गुप्त जी में थी। वो दोनों भाव। जी, और बहुत डॉक्टर गहरा भी बुद्धिनाथ मिश्र का लिखा है दैनिक उन्होंने। जागरण, डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी का दैनिक जागरण में छपा हुआ आर्टिकल पढ़ लेना, गुरु जी को जी उन्होंने जी श्रद्धांजलि जी स्वरूप लिखा है जी क्या जी क्या जबरदस्त लिखा है उन्होंने। तो ये सब चीजें हैं। गुरुजी ने कौन सी विधा पर नहीं लिखा बताइए? सभी विधाओं पे लिखा, सभी कलाओं के प्रति वो समर्पित थे, बहुत बड़े काम करके गए। तो ये, हाँ, यही वाला आर्टिकल है। तो बहुत सारी चीजें डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने लिखी। हमें ये दुर्भाग्य ये लगता है मुझे जब भी है, हाँ जी यही आर्टिकल है प्रेम जी, तो मुझे ये दुर्भाग्य जी लगता है हमेशा कि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने जितना काम किया है, सरकारों ने उनकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया। अगर वो भी जुगाड़ू कवि होते, तिकड़मबाज बिल्कुल, होते, बहुत या स्वाभिमानी उनकी थे सत्ता वो। तक दखल होता, किसी सत्ता से जी। जुड़ के चलते, तो शायद उन्हें भी पद्मश्री या भारत भूषण सम्मान या यश भारती सम्मान मिल जाता। लेकिन हमेशा ही वो कहते थे, मेरा सम्मान तो मेरी जनता है। मेरी कविताएं उनके हृदयों में जब बस गई, तो ये भी बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी जी। बात उनको लगती थी। तो ये एक अनुभव गुरुजी का मैं बता रहा हूँ। मेरी बात कभी गुरुजी ने कभी नहीं कहा मुझे सम्मान चाहिए तो मैं लिखता हूँ। उन्होंने हमेशा जो है इस तरह से जो है लिखा, अद्भुत लिखा उन्होंने। तो गुरुजी हमेशा युगों युगों तक याद रहेंगे। गुरुजी हमेशा हमारी प्रेरणा है। गुरुजी शरीर त्याग कर गए हैं, लेकिन उनकी आत्मा, उनके संस्कार, उनकी बातें, उनके विचार, उनकी कविताएं, वो हमेशा हमारे इस हृदय में समाहित हैं बिल्कुल। और रहेंगी, हमेशा रहेंगी। वो हमेशा जीवित रहेंगे, वो कभी नहीं जाते। रामचरण साथी जी ने कहा था ना कि कभी रचनाकार था में होता ही नहीं, हमेशा हा ही रहता है, वर्तमान में रहता है। तो रचनाकार कभी खत्म नहीं होता, सृजनकर्ता कभी खत्म नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं कि आपका भाग्य आपके शरीर तक चलता है, लेकिन आपका कर्म आपकी मरने के बाद भी यात्रा करता है। कर्म आपका निरंतर यात्रा करता है। तो इसलिए कर्मों को प्रधानता दीजिए, अधिक से अधिक लिखिए। ये गुरुजी से हमें सीखना है। उन्होंने जितनी चीजें छोड़ के गए अधूरे कामों को, उन्हें हमें पूरा करना चाहिए। हमें उनके नाम को कैसे आगे तक नई पीढ़ी तक लेकर जाना है, समझाना है, बताना है, उनके स्मृतियों को बनाए रखना है। उसके लिए हमें कुछ, चाहे भारत वंदन न्यूज की तरफ से या पूरे देश में कोई ऐसा मंच बने उनके नाम से कि जो इन चीजों को, स्मृतियों को याद रखे, उनकी निधियों को, उनकी धरोहर को संजो कर रखे, और नई पीढ़ी को वो बताते रहें उनके संस्कार। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकाल के सकारात्मकता की तरफ जाता हो, लोगों को जगाता हो, और अंतिम समय पर भी वेंटिलेटर पर रहते हुए भी, आईसीयू बेड पे रहते हुए भी सकारात्मक सोच से लोगों को जागृत करता हो, ऐसा दुर्लभ व्यक्ति दुख इतने अपार सहने के बाद भी अगर खुशी का क्षण हमें बात किया जाता है, अमृत की बूंदे हमें दे जाता है, इतना विष, इतना हलाहल पीने के बाद, तो हमेशा प्रणम्य है, अमर है। ऐसे व्यक्ति बार बार जन्म नहीं मानव लेते। में वाकई देवता थे वो, और मैं ये चीज संत थे, मानती मैं हूँ। उन्हें साहित्यिक संत कहता था। मैं अपनी उसमें हमेशा उन्हें साहित्यिक संत ही लिखता था। मैं हमेशा जब भी उनके पास बैठता था, तो मैं उनको, उनके शरीर को नहीं देखता था। मैं हमेशा ये महसूस करता था कि उनके भीतर कोई ऐसी पुण्य आत्मा है, ऐसी पवित्र आत्मा समाहित है, जो उनसे इतने बड़े बड़े काम करवाती है। वो क्या है, मैं उसे जानने के लिए बैठता था। मुझे याद है 2019 में गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा में प्रवीण शुक्ल भी आए थे उनके घर पर, मैं भी बैठा हुआ था। दुर्गेश अवस्थी आ गए। दुर्गेश अवस्थी ने मुझसे ज्यादा सेवा की इन बाद वाले समय में, गुरु जी की बहुत ज्यादा, 5-7 सालों में वो जुड़े। दुर्गेश अवस्थी वो भी बेटे की तरह उनके पुत्रवत थे। तो
बैठे थे गुरु पूर्णिमा पर, तो दुर्गेश अवस्थी थाली उठाकर ले आया और लोटा पानी का ले आया। मैंने कहा दुर्गेश जो मैं चाहता था वो तू कर रहा है। हम दोनों जमीन पे बैठ गए, दुर्गेश और मैं, ड्राइंग रूम में उनके पीछे वाले कमरे में जहाँ था। वो सोफे पे कुर्सी पे बैठे थे, सोफे वाली कुर्सी पे। तो हम दोनों बैठ गए जमीन पे। हमने उनके चरण धोए जल से, और धोने के बाद गुरु जैसे ही हमने चरण धोए, गुरु जी ने थाली पकड़ ली। उन्होंने थाली पकड़ ली, वो समझ गए हमारी मंशा क्या है। उन्होंने कहा नहीं, इसको तुरंत रसोई में रख के आओ और पानी को फेंक के आओ। हमें गुरुजी कर देंगे, रुको। हमने उठा के थाली, पीछे जो स्टेज था उन्होंने बना रखा है, जहां अपने उन्होंने सम्मान पत्र, किताबें और तमाम चीजें संजो के रखी हैं, सरस्वती का छोटा सा मंदिर भी बना रखा है, वहां थाली रख दी हमने, पानी से, वही जल से भरी हुई परात। परात बोलते, परात में थाली थी। तो गुरुजी, हमने तौलिया ला के गुरुजी के चरणों को पोंछा, और ये हमें सौभाग्य मिला। गुरुजी तो रो पड़े उस समय जब थाली पकड़ ली थी कि नहीं, तुम मुझे इतना बड़ा बना देते हो, मैं इस काबिल नहीं हूं। उनकी विनम्रता देखिए, उनका निस्वार्थ भाव देखिए। लोग अपने पांवों को छुआने के लिए, धुलाने के लिए कितने कितने जुगाड़ करते हैं, जतन करते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी इस योग्य थे, लेकिन उन्होंने ये इतना नहीं चाहा। यही उनको बड़ा बनाती है बात। बहुत हमने जमीन वो से चरणामत प्रिया, मैंने और दुर्गेश ने वो चरणामत प्रिया, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमें मिला सौभाग्य। सही। बाद में भी काफी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और चर्चा करने लगूं तो 8वीं कक्षा से लेकर अंतिम यात्रा तक मैं साथ ही रहा, तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, और पूरी रात निकल जाएगी, दिन निकल जाएगा। इतने संस्मरण है मेरे पास उनके गुरुजी बहुत के। जल्दी आपका सुनेंगे विचार, हफ्ते में एक बार जरूर अवश्य। रखेंगे। हाँ, दादा हाँ जैसे जरूर। जी। गुरुजी ने बहुत सिखाया, गुरुजी का मन था। गुरुजी कह रहे थे एक बार, तू मेवाड़ कॉलेज में आ गया है, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया है। तो हम दिल्ली से लौट रहे थे एक प्रोग्राम से, गाड़ी में थे हम, पीछे बैठे हुए टैक्सी से जा रहे थे। तो आते हुए उन्होंने हिंडन का जो ये एलिवेटेड रोड है, तो उसके पास आए, तो मैंने गुरुजी देखो पूरा मेवाड़ मेरा दूर से दिखाई दिया। कहते तुम एक काम क्यों नहीं करते, जो नए लिखने वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, तो उनकी कक्षाएं लेनी शुरू कर दो। जो चीजें मैंने तुम्हें सिखाई हैं तुम आगे वाली पीढ़ी को सिखाओ, ताकि हिंदी साहित्य में अच्छी रचनाओं का जाए, समृद्ध रचनाएं जाए, एक शिल्प के साथ पूरी बातें आगे जानी चाहिए। मैंने उनकी बात को गांठ बांध लिया। उसके बाद मैं वहाँ कॉलेज में तो बच्चों को नहीं पढ़ाया, मैंने ऐसा माहौल नहीं बनाया, क्योंकि मैं ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट को मेरी बात कुछ बुरी लगे, इसलिए मैंने वो बात वहां नहीं रखी। लेकिन तरीका ये निकाला कि कविता की पाठशाला मैंने शुरू की। हर हफ्ते रविवार को एक किसी भी एक विधा पर मैं अपनी बात, जितनी मेरी समझ है, मैं उसको प्रस्तुत करता हूँ, ताकि नई पीढ़ी को उसकी जानकारी मिले। उससे हो ये रहा है कि मैं, जो मेरे भीतर, जो गुरुजी से मैंने सीखा था, जो ज्ञान था, वो मेरा भी रिवाइव हो रहा है, और नई पीढ़ी को समझाने के चक्कर में मैं भी रिवाइव हो रहा हूँ। और इससे ये हो रहा है कि गुरुजी की बातों को मैं नई पीढ़ी तक लेकर जा रहा हूँ। मैं उसके बीच में एक सेतु का काम कर रहा हूँ। मैं अपने आप को विद्वान नहीं घोषित कर रहा, ना साबित कर चाहता, लेकिन सेतु का काम कर रहा हूँ। गुरुजी ने हमेशा कहा था, एक ने पूछ लिया था आपके ग्रेटर नोएडा में, जब वो साहित्यम वाला कार्यक्रम हुआ था मेले का, तो गुरुजी और मेरा दोनों का सेशन था। वहां एक रचनाकार ने पूछ लिया था उनसे कि क्या कविताएं लिखते हैं तो उसके लिए छंदबद्ध लिखना या गजलों की बहर में लिखना आवश्यक है क्या? तब गुरुजी ने वहां कहा था कि जैसे एक फूल होता है ना, गुलाब, कहते ही आपकी नजर में क्या आता है? गुलाब। कैसा आता है? गोल गुलाब। गुलाब क्यों गोल नजर आता है? क्योंकि उसकी एक शेप होती है, उसका एक आकार होता है। तो हर चीज को अच्छा सुंदर जो है दिखती है, वो एक आकार लेके सुंदर दिखती है। तो आकार क्या है? वो आपका शिल्प है। अगर आपका शिल्प मजबूत नहीं है तो गुलाब का आकार कौन महसूस करेगा? गुलाब को कौन महसूस करेगा? खुशबू तो बाद में आएगी, लेकिन पहले तो गुलाब का आकार ही नजर में आता है ना आपके ध्यान में। हम आंख बंद कर लो, गुलाब बोलेंगे तो आपको गोल गुलाब दिखाई देगा, तो वो उसकी जो शेप दिखाई देगी, वो शेप ही आपका शिल्प है। अगर आपके भावों के साथ आपका भाषा शिल्प मजबूत है, तो आपकी कविता लोगों के यहां से निकलकर यहां तक पहुंचती है, जो हमेशा याद रखती है। तो बस यही बात हमने गांठ बांध ली थी गुरुदेव की। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि सबको शिल्पगत जानकारियां दें, ताकि लोग, बच्चे, नए रचनाकारों को एक ज्ञान मिले, वो गलत ट्रैक पे ना चले जाएं। एक ऐसा ट्रैक मिले कि हिंदी साहित्य को 80% अच्छी रचनाएं तो कम से कम मिले। क्योंकि फेसबुक पे हो ये रहा है कि जिसने 10 लाइनें लिख ली, वो उसे कविता बताकर पोस्ट कर देता है। तो 95%, 80% मैं समझता हूँ तो वो कविताएं नहीं होती, कुछ और ही रूप होता है। 20% उसमें आप कविताओं का रूप कह सकते हैं। तो इसलिए अच्छी कविताएं आए, गुरुजी का हमेशा मन रहता था हिंदी साहित्य को कैसे समृद्ध किया जाए, उनके हमेशा प्रयास रहे हैं। तो उन्होंने अपनी तरह से प्रयास किए, हमारी काव्य कक्षाएं ली, हमें कहीं किसी लायक बनाने की कोशिश की। तो हम गुरुजी के उस संदेश को, उन बातों को नए रचनाकारों तक ले जाए, ये हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है, जिसे हम लगातार पूरा कर रहे हैं। हमें बहुत बड़ा नाम नहीं बना,
हम बहुत बड़े साहित्यकार नहीं बनना चाहते, लेकिन हम एक अच्छे साहित्य सेवक बन जाएं, ये मेरी हमेशा कामना रहती है, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। मुझे बहुत बड़ा कवि नहीं बनना है, लेकिन गुरु जी की बातों को एक सेवक के रूप में मैं आगे ले जाऊं, ये मेरे भाव रहते हैं। इस भाव को मैं हमेशा बनाए रखना चाहता हूँ, केवल मेरा इतना ही होता है भाव। तो बहुत सारी बातें हैं, चलिए वो सूखी मिट्टी वाले गीत को हम गुनगुनाएं। उनका मन था, शव यात्रा तो हम उनकी नहीं निकाल पाए कोरोना काल की वजह से, लेकिन उनके उस गीत से हम उनको विदाई दें तो एक बड़ी बात है। और इस बीच में बताता हूं कि इससे पहले भी उनकी एक हार्दिक इच्छा थी। गोविंद गुलशन जी के यहाँ पर बीच में व्यवधान आ रहा है थोड़ा सा। गोविंद गुलशन जी बहुत बड़े शायर हैं आज के, और गोविंद गुलशन जी के यहाँ पर कृष्ण बिहारी नूर आए हुए थे। जी चेतन जी, ऑडियो ऑन कीजिए। हाँ ठीक है। हाँ, वीडियो ऑन किया। वो एक्चुअली बीच में व्यवधान आया था, कभी कुछ खड़ गया था ना, तो कमरा सीमित हो जाता हमारा। तो उसमें जो है कृष्ण बिहारी नूर साहब आए हुए थे वहाँ गोविंद गुलशन जी के यहाँ। वो वहां पर उनके सम्मान में गोष्ठी थी उनकी अध्यक्षता में। तो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी भी थे, हम 7-8 लोग थे। हम जमीन पे ही बैठे हुए थे, अपने अपना काव्य पाठ कर रहे थे। काव्य पाठ करने के बाद जब वो सदारत करते, जब नूर साहब का नंबर आया, तो नूर साहब ने अपनी गजल सुनाई जो बड़ी मशहूर हुई बाद में। उसका एक शेर मुझे याद है जिसपे गुरुजी बड़े विचलित हुए थे और बड़े भावुक हो गए थे, और उनकी आंखों से बस आंसू छलछलाते हुए रुक गए थे। वो मैंने देख लिए थे उनकी आंखों में। उन्होंने ये कहा, जब सुनाया, शेर था कि जब्ते गम खेल नहीं, जब्ते गम खेल नहीं, तुम्हें कैसे ये समझाऊं, देखना मेरी चिता कितना धुआं छोड़ती है। ये शेर सुनने के बाद मेरे गुरुदेव जो हैं बड़े भावुक हुए, और उन्होंने हम सबको कहा था, सुन लो चेतन और गोविंद जो मेरे शिष्य हैं वो सुन लो। मेरी जब अर्थी पे बाद में मेरे जब वो बनाओ चिता पर, ये एक शेर लिख देना। तो जो व्यक्ति, देखना मेरी चिता कितना धुआं छोड़ती है, जब्ते गम खेल नहीं, इतना गम को जब्त करना खेल नहीं होता, तो मेरी चिता जब जलेगी देखना कितना धुआं छोड़ेगी। तो ये उनके भाव थे उस शेर के, तो उससे बड़े प्रभावित हुए। तो गुरु जी के अंदर कितना दुख था, कितना दर्द था समाया हुआ, जिससे वो भावुक हुए, और उन्होंने ये कहा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि ये चिता पर मेरा एक लिख दीजिएगा। लेकिन डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जब पिछले दिनों उनका एक इंटरव्यू ले रही थी एक पत्रिका के लिए, तो उस पर उन्होंने अपनी एक हार्दिक इच्छा जताई थी। डॉक्टर अल्पना सुहासिनी ने मुझे बाद में उनकी मृत्यु के उपरांत बताया था कि उनकी हार्दिक इच्छा थी कि सूखी मिट्टी वाला गीत मेरी शव यात्रा में जो शामिल हो वो गाएं। तो कोरोना काल में शव यात्रा नहीं निकाल पाए, लेकिन वो गीत फिर हम इसलिए हमने मोक्ष स्थली पर वो सुनाया था मंत्रोच्चार के बीच में, उन्हें अंतिम विदाई। तो वो गीत है जैसे ही आपने कवर भी आपने किया था, आपने लिंक देखा था मैंने। जी जी, जैसे ही आपने अंजलि दी थी, तो ये हर किसी ने कोट की थी कविता अपने पोस्ट में। हाँ, बहुत अच्छी की थी। और वो शंभू शिखर और हम दोनों ने फिर वहां पर गाया उसको, मैंने गाया, शंभू ने साथ साथ गाया। आपने न्यूज में दी थी और मेरे पास लिंक भी आपने भेजा था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उसको कवर किया। बहुत बहुत आभार कि गुरु जी की हर स्मृति को हम संजो के रखना चाहते थे। तो ये चीजें थी। तो वो गीत, आइए मैं गाता हूँ, जितना गाता तो नहीं मैं कभी भी, लेकिन ये गीत गाने का मन रहता है, गुरु जी के अंदाज में ही कोशिश करता हूँ। आप भी गुनगुनाइए, आपको भी अच्छा लगेगा, जितना गा सकते हैं, जितना आएगा। तो आंसू बहाते बहाते जब सूख गए तो इतना नहीं अब आते, पहले तो बहुत बुरा हाल था मेरा। सुनिएगा और गाइएगा मेरे साथ। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, तब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। आप मन मन में गाइए, आप मन मन में गाइए, नहीं तो आवाजें मिल रही हैं सभी की। तो सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे,
सूरज डूबा, सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों की। चलिए चलिए कोई नहीं। मधुर ऋतु आई तो फूल बने मदमस्त बहारों के छींटे, सावन आया तो झूलों को मिल गए मल्हारों के छींटे, बादल भी मिटने से पहले दे गया फुहारों के छींटे, तू भी कुछ नई उमंगों से अपने जीवन के रंगों से, हर नई सुबह को सिंदूरी श्रृंगार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। अंतिम, इस गीत की अंतिम पंक्तियां बहुत प्रेरणादायक है, बहुत प्रेरणादायक है, सुनिएगा। हंसते खिलते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला, हंसते खिलते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला, जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला, जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला, तू भी सांसों के सुमनों से अपनी धड़कन की छुअनों से, गूंगी घायल वीणाओं को झनकार के छींटे देता चल, यह दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल, सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी यह मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी, इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, यह दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। कहते हैं कि जो बाहर का प्रेम होता है ना वो राग कहलाता है, लेकिन जो भीतर का प्रेम होता है वो अनुराग कहलाता है। जो बाहर की सत्ता होती है वो शासन करना सिखाती है, लेकिन हमारे भीतर की सत्ता अनुशासन सिखाती है। जो दूध और पानी को अलग कर दे वो हंस कहलाता है, लेकिन जो दूध और पानी को अलग करने की समझ दे वो परमहंस कहलाता है। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने सोए हुए नरेंद्र को जगाकर विवेकानंद बना दिया, तो ऐसे ही परमहंस थे मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन, जिन्होंने कितने ही नवांकुरों को सोए हुए नरेंद्र को जगाकर स्वामी विवेकानंद बनाया और उसके रास्ते पर चलाया। तो मेरे भीतर के भी सोए हुए नरेंद्र को जगाया और मुझे कविताओं का चेतन आनंद बना दिया और विवेकानंद की राह पर लगा दिया। ऐसे व्यक्तित्व को मैं शत शत कोटि कोटि नमन करता हूँ। युगों युगों तक उनका नाम बना रहे। उनके कहीं कमी मेरे से रह गई या कहीं कोई गलती हो तो मुझे कहीं भी सूक्ष्म शरीर के रूप में वो उपस्थित हैं, मुझे वो क्षमा करेंगे। मेरे गुरु भक्ति के भावों को महसूस करें और जहां भी मैं वो हैं मुझे सदैव अपना आशीर्वाद देते रहें। इसी कामना के साथ मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में निवेदित करना चाहूंगा कि वक्त की सियासत के क्या अजब झमेले हैं, वक्त की सियासत के क्या अजब झमेले हैं, आईने तो गायब हैं, चेहरे अकेले हैं और इन रगों में बसते हैं गीत नज्म कविताएं, क्या सिखाओगे हमको, हम कुंवर के चेले।